नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आज की जो हमारी विस्तृत चर्चा है ना, इसमें हम कुछ बहुत ही हैरान करने वाले फैक्ट्स पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। मतलब, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बंद पड़ा तेल का कुआं एक चालू कुएं से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? या फिर घने जंगलों में जो माओवादी छिपे होते हैं, उनके पास 800 ग्राम सोना कहाँ से आता है? देखिए, ये सवाल सुनने में जितने दिलचस्प है, इनके पीछे का विज्ञान और कूटनीति भी उतनी ही गहरी है। और इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ खबरों को ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तब मिलती है जब आप हर तथ्य के पीछे का क्यों समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कोशिश करूंगी कि हर खबर के साथ आपको उसका स्टैटिक जीके भी समझाती चलूं, ताकि परीक्षा के दबाव में भी आपको सही उत्तर याद रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 अप्रैल के इतिहास की। आइए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। मतलब, क्या ये अजीब नहीं है कि इटली के महान आविष्कारक दा विंची और हमारे शांत से राज्य हिमाचल प्रदेश का दिन एक ही तारीख पर आता है? हाँ, ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प संयोग है। देखिए, 15 अप्रैल को पूरे विश्व में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। ये रेनेसां काल के महान कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची की जयंती है। अच्छा, उनका जन्म 1452 में हुआ था ना? है ना, एकदम सही। 15 अप्रैल 1452 को। और उनकी कृतियां जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर को तो पूरी दुनिया जानती है। यूनेस्को द्वारा प्रमोट किए जाने वाले इस दिन का मकसद सिर्फ पेंटिंग्स दिखाना नहीं है, बल्कि कल्चरल डाइवर्सिटी का जश्न मनाना है। सही बात है। और अगर हम अब अपने देश की तरफ लौटे, तो 15 अप्रैल का एक और बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 30 रियासतें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ परीक्षार्थियों को थोड़ा ध्यान देना होगा। 1948 में जब इसे बनाया गया था, तब हिमाचल को सिर्फ एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का नहीं। अच्छा, तो मतलब पूर्ण राज्य बनने की प्रक्रिया में अभी समय लगना था। जी, यही तो स्टैटिक जीके का कैच है। 25 जनवरी 1971 को जाकर हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना था। ओके, तो गठन 1948 में और पूर्ण राज्य 1971 में। बिल्कुल। और इसकी राजधानी शिमला है। परीक्षा में डेट्स अक्सर उलझा देती हैं। इतिहास के इस पन्ने से निकलकर अब हम देश की वर्तमान आंतरिक सुरक्षा पर आते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 10 अप्रैल 2026 को तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना पूरी तरह से नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। लेकिन जो बात मुझे किसी सस्पेंस फिल्म जैसी लगी, वो ये कि 42 सीपीआई माओवादी कैडर्स ने सरेंडर किया और उनके पास से 36 हथियारों के साथ 800 ग्राम सोना बरामद हुआ। मतलब AK-47, SLR, इंसास राइफल्स और इतना सारा सोना। माओवादियों के पास इतना सोना कहां से आया? देखिए, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इन चरमपंथियों का एक्सटॉर्शन यानी अवैध वसूली का नेटवर्क कितना बड़ा था। इस सरेंडर में सोडी मल्ला और चापा नारायण जैसे बड़े कैडर्स भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी लीडरशिप ही पूरी तरह से टूट गई है। एकदम सही। सीपीआई माओवादी की स्टेट कमेटी अब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड हो चुकी है। अगर हम डेटा देखें तो 2024 से 26 के बीच 761 माओवादियों ने सरेंडर किया है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और इस सफलता का पूरा श्रेय तेलंगाना ग्रे हाउंड्स को जाता है। ग्रे हाउंड्स? हाँ, ये राज्य की खास एंटी नक्सल फोर्स है। और एग्जाम टिप के तौर पर याद रखें कि नक्सलवाद के लिए अक्सर LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा से अब हम बॉर्डर कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में पहला सिक्किम सुंदरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। ये एक बहुत ही शानदार पहल है। मतलब, आज के 5G और इंटरनेट के जमाने में रेडियो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्मार्टफोन के युग में किसी पुराने भरोसेमंद दोस्त का साथ जो नेटवर्क जाने पर भी साथ नहीं छोड़ता।
क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सेना केवल हथियारों से सीमा नहीं बचाती। दुर्गम इलाकों में जहाँ ट्रेडिशनल टेलीकॉम कनेक्टिविटी कमज़ोर होती है, वहाँ ये रेडियो स्टेशन लोकल लैंग्वेज में लोगों को अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट देते हैं। हाँ, ताकि वो लोग खुद को कटा हुआ महसूस ना करें। बिल्कुल, इससे सिविल मिलिट्री रिलेशंस मजबूत होते हैं और बॉर्डर कम्युनिटीज मेन स्ट्रीम से जुड़ती हैं। और हाँ, स्टैटिक जीके के लिए नोट कर लें कि सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। एकदम सही। अब सेना के इस पहल से निकलकर समाज के दो अहम स्तंभों की बात करते हैं, महिलाएं और युवा। हाल ही में नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन और लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। ये दोनों ही इवेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? कागज पर बने कानून जमीन पर कैसे उतरते हैं, मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं इन दोनों खबरों को ग्रासरूट्स एम्पावरमेंट के नजरिए से समझाती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो ये नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है, इसका सीधा कनेक्शन नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 से है। ओहो, वही कानून जिसमें 33% आरक्षण की बात है। जी हाँ, संसद और विधानसभाओं में। तो सिर्फ कानून बनना काफी नहीं है, महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत जरूरी हैं। और युवाओं के लिए जो लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ हुआ, वो खेलो इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका मकसद है कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर ग्रासरूट स्पोर्ट्स टैलेंट को खोजना। दोनों ही योजनाएं जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही हैं। जमीनी सशक्तिकरण के बाद चलिए अब देश की सामरिक शक्ति यानी स्ट्रेटेजिक पावर को थोड़ा करीब से देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्सरसाइज डस्टलिक हुई है ताशकंद में। जी, ये एक बहुत अहम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मेरा यहाँ एक सवाल है, यस, ये एक्सरसाइज डस्टलिक जैसे जॉइंट मिलिट्री अभ्यास असल में क्यों किए जाते हैं? क्या ये सिर्फ कूटनीति है या इसके पीछे कुछ और है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, इसे मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, मतलब सेनाओं का आपसी तालमेल। बिल्कुल। इस अभ्यास का मेन फोकस काउंटर टेररिज्म पर है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO फ्रेमवर्क के तहत मध्य एशिया में भारत के बढ़ते संबंधों के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसी सामरिक शक्ति का एक और नज़ारा हमें राजस्थान के पोखरण में दिखा, जहां एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र का आयोजन हुआ। जी हाँ, इसमें मल्टी वेपन फायर पावर का प्रदर्शन किया गया और सेना की कॉम्बैट रेडीनेस को परखा गया। लेकिन पोखरण का नाम आते ही इतिहास याद आ जाता है। आना भी चाहिए। पोखरण में भारत ने 1974 और 1998 में अपने ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण किए थे। ये पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इन सब हथियारों को सही सलामत रखने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र काम करता है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में नागपुर में अपना मेंटेनेंस कमांड कॉन्क्लेव आयोजित किया। एकदम सही। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस के बिना कोई भी एयरफोर्स काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर प्लेन उड़ेगा ही नहीं तो हथियार किस काम के? बिल्कुल। और नागपुर की लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत सेफ बनाती है। वैसे परीक्षार्थी याद रखें कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। रक्षा और वायुसेना की इस भारी भरकम चर्चा से हटकर अब थोड़ा खेल के मैदान की ताजगी की तरफ चलते हैं। इटली के जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 जीत लिया है। ये टेनिस कैलेंडर का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है। जहां तक मैं समझता हूं, क्ले कोर्ट पर टेनिस खेलना बर्फ पर दौड़ने जैसा है। गेंद धीमी हो जाती है और इसके लिए एक अलग ही स्तर की फिटनेस चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्ले कोर्ट पर खिलाड़ियों के धैर्य का कड़ा इम्तिहान होता है। ये टूर्नामेंट मोनाको में खेला जाता है। और जेनिक सिनर का विजेता बनना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये ATP मास्टर्स 1000 सीरीज का हिस्सा है। खेल जगत से अब हम सीधे पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बहुत बड़े खतरे पर आते हैं। कनाडा से एक स्टडी सामने आई है कि इनएक्टिव ऑयल वेल्स यानी बंद पड़े तेल कुओं से मीथेन गैस का उत्सर्जन अनुमान से 1000 गुना अधिक हो रहा है। ये सच में एक चिंताजनक रिपोर्ट है। 1000 गुना, ये तो एक डरावना आंकड़ा है। क्या इन बंद पड़े कुओं को कोई सील नहीं करता? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो बात इकोनॉमिक्स की आ जाती है। अक्सर कंपनियां कुओं को सील करने के भारी खर्च से बचने के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर देती हैं और कुएं खुले रह जाते हैं। और जहां तक मुझे याद है, मीथेन तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है ना? बिल्कुल। 20 साल के पीरियड में अगर देखें तो मीथेन का वार्मिंग पोटेंशियल
कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा होता है। बाप रे, 80 गुना? हाँ, तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है। और ओटावा राजधानी वाले इस देश कनाडा की ये रिपोर्ट हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। पर्यावरण की इन चिंताओं के बाद आइए भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर और आज की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका के सियाटल शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली फुल साइज मूर्ति स्थापित की गई है। ये भारत और अमेरिका के सांस्कृतिक संबंधों के लिए एक बड़ा पल है। मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच के पीपल टू पीपल कल्चरल टाइज का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, ये हमें उनके 1893 के शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के ऐतिहासिक भाषण की याद दिलाता है, जहां उन्होंने इंडियन फिलॉसफी और वेदांत का लोहा मनवाया था। और उन्हीं की याद में हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। जी हाँ, और अब अगर हम कुछ नियुक्तियों और सम्मान की बात करें जिन्हें डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स की तरह याद रखना चाहिए। हाँ, बंगाली एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके में विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है। बिल्कुल, और इसके साथ ही प्रशासनिक नियुक्तियों में अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए, तो अब वक्त है आज के सारे अहम मुद्दों को एक बार तेजी से दोहराने का, यानी क्विक रिवीजन का, ताकि सब कुछ अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे पहले 15 अप्रैल का इतिहास। 1452 में दा विंची का जन्म यानी वर्ल्ड आर्ट डे, और 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन। फिर हमने तेलंगाना का नक्सल फ्री होना देखा, जहां ग्रे हाउंड्स ने 42 माओवादियों का सरेंडर करवाया। और सिक्किम बॉर्डर पर आर्मी का सिक्किम सुंदरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ग्रासरूट्स एम्पावरमेंट में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन और लखनऊ का सांसद खेल महाकुंभ। डिफेंस में उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक एक्सरसाइज, पोखरण में ब्रह्मास्त्र और नागपुर में एयरफोर्स का मेंटेनेंस कॉन्क्लेव। स्पोर्ट्स में जैनिक सिनर की मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत। पर्यावरण के लिए कनाडा के इनएक्टिव कुओं से मीथेन गैस का 1000 गुना ज्यादा उत्सर्जन। और आखिर में सियाटल में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति और हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल की नियुक्ति। शानदार। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।